भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको यूपी टीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज मैं पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। अब देखिए, आप लोग सब लोग इसी लाइन से हैं। आप प्राथमिक शिक्षक बनोगे, उच्च प्राथमिक बनोगे, तो टीचर वाली लाइन में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यूपी में टीजीटी वाले शिक्षक कौन होते हैं, पीजीटी वाले शिक्षक कौन होते हैं, प्राइमरी शिक्षक की क्या वैल्यू होती है, क्या सारी चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए, अपर प्राइमरी के टीचर की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कल कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था, सर पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में बता दें, जिससे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी। और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बालिका वर्ग कौन से स्कूल हैं, बालक वर्ग कौन से स्कूल हैं, किस तरह से अप्लाई करना है। और कल ये भी कमेंट्स था कि सर जो महिलाएं हैं वो बालिका और बालक वाले पुरुषों में दोनों में अप्लाई कर सकती हैं या फिर नहीं। तो सारी चीजों को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपके सामने विज्ञापन है पीजीटी का, जिसमें डेट वही है। आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 29 तारीख से। आपके 30 नवंबर, 30 नहीं है 27 नवंबर तक आपको ये फॉर्म भरने हैं, है ना। और यहाँ पर पीजीटी की भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, 2500, यहाँ पर लगभग 2600 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर एडेड स्कूलों में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। और इस पर यह है कि डीएलएड वाले इसमें मान्य नहीं है। बीटीसी और डीएलएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए बीटीसी और डीएलएड वाले बहुत ज्यादा आंदोलन भी कर रहे हैं, ट्विटर पर बहुत सारी चीजों को भी ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन उस पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। अभी इसमें डीएलएड वाले और बीटीसी वाले वैलिड इसमें नहीं है ना। आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। ये है पीजीटी का नोटिफिकेशन। पीजीटी में कौन अप्लाई कर सकता है? पीजीटी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर होते हैं ये, है ना। ये भर्तियां भी विषयवार हैं, है ना। तो सीधा मैं इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। कल मैंने जो चीजें डिस्कस कर दी हैं उनको आप देख लेना। काफी सारी चीजें सेम है। ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट्स वगैरह हैं वो सेम है। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या लगभग 2600 है इसमें, और 12,000 से भी ज्यादा उसमें थी टीजीटी में, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो बालक और बालिका संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें बॉयज स्कूल होता है, जिनमें बॉयज पढ़ते हैं। बहुत सारे गर्ल्स स्कूल पढ़ते हैं, जैसे बालिका इंटर कॉलेज आपने सुने हैं। तो बहुत सारे स्कूल में तो गर्ल्स पढ़ती हैं, बहुत सारे स्कूल में बॉयज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो पुरुष हैं वो केवल बॉयज स्कूल में ही अपना फॉर्म उसके लिए भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो गर्ल्स और बॉयज दोनों स्कूलों में से किसी एक स्कूल के लिए फॉर्म भर सकती हैं, है ना। दोनों में कोई नहीं भर सकता है, केवल एक ही स्कूल के लिए फॉर्म भरना है आपको। या फिर गर्ल्स के लिए भरो या फिर बॉयज के लिए भरो। लेकिन जो पुरुष हैं वो सारे बॉयज के लिए उनको भरने पड़ेंगे, है ना। तो ये इस नोटिफिकेशन में बोला गया है। आगे वही सारे निर्देश हैं कि आपको सारी चीजें कैसे करनी है, कैसे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में होगा, इंग्लिश का प्रश्न पत्र इंग्लिश में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। और यहाँ पर यह है, एक से अधिक आवेदन कोई कर नहीं सकता, वो सारी चीजें भी हैं। और कुछ यहाँ पर आरक्षण संबंधी प्रावधान भी हैं। सारी बातें मैं आपको कल बता चुका हूं। और कोई भी समस्या हो तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। ये इनका नंबर है। फॉर्म भरने से, स्कूल से संबंधित कोई भी समस्या आपको आ रही है तो इस पर कॉल करके अपनी उनसे आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ अनुदेश दिए हैं कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वो सारी चीजें मैंने आपको कल टीजीटी के जो नोटिफिकेशन है उसमें बता दी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं, काम की बात करेंगे। और यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं कि आपको शुल्क कैसे भरना है। यहाँ पर यह है, अनारक्षित जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 750 रुपये फीस है। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये फीस है। ओबीसी के लिए भी 750 है ना। और अनुसूचित जाति के लिए 450 है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी वो है कैटेगरी, उसके लिए 250 रुपये फीस है। आगे बढ़ लेते हैं। और वो फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ों पर जरूर ध्यान करिएगा कि आपको जो फोटो है और सिग्नेचर है आपके, उसके लिए कितना साइज मांगा गया है। तो वो सारी चीज़ें आप जरूर देखना। चलिए, और न्यूनतम आयु मैंने आपको कल बताई थी 21 वर्ष कम से कम आप होने चाहिए, 21 वर्ष से ऊपर आप होने चाहिए, है ना। तो और यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, उसमें लगभग 45,000 की सैलरी से स्टार्टिंग थी। इसमें लगभग 48,000 से स्टार्टिंग है ना। इसका ग्रेड पे ज़्यादा है उससे, उसका लगभग 4600 था शायद, इसका 4800 है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला टीचर भी है।
तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि टीजीटी और बीजीटी में कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बीएड के हम फाइनल में हैं, फाइनल ईयर में हैं, या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो फॉर्म भरें या फिर नहीं भरें। देखिए, इसमें यह है कि अगर आपकी जो लास्ट डेट है 30 तारीख है, 30 नवंबर है, 30 नवंबर से पहले अगर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं 30 नवंबर से पहले। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, चाहे वो बीएड का हो चाहे किसी का भी हो, अगर नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहां पर भी लिखित परीक्षा वाली बातें, सारी बातें बताई गई हैं। जो लिखित परीक्षा है 425 अंकों की होगी, 125 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। तदर्थ प्रवक्ता यानी कि जो भी गेस्ट टीचर होते हैं उनका एग्जाम 390 नंबर का होगा, उनके लिए 3.12 की मार्किंग होगी, है ना। सारी चीजें आपको पता है और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहां पर क्या है, इंटरव्यू होगा। मेरिट, सबसे पहले मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद फिर दोबारा से मेरिट बनाई जाती है और चयन जो सूची है वो जारी की जाती है। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। आगे देख लेते हैं। कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं, ये सारे निर्देश आप पढ़ लेना। मैं सीधा चलता हूं आपके सिलेबस की तरफ, एलिजिबिलिटी की तरफ चलता हूं, है ना। सिलेबस तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे आप हिंदी के लिए भर रहे हैं तो सारे जो 125 प्रश्न है वो हिंदी के ही होंगे, है ना। पूरे विषय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और तैयारी की बात यहाँ पर ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर किसी कोचिंग संस्थान में हिंदी के बोलते हैं कि सर हिंदी टीजीटी की तैयारी करो, तब हिंदी टीजीटी की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। और हिंदी का भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी तैयारी, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आती हैं। मान लीजिए कोई भी एक राइटर है और किसी भी राइटर की कोई भी कविता उठाकर उसमें से एक लाइन पूछ लेगा कि ये किस राइटर की कविता है, तो किस लेखक की कविता है, ये आपसे पूछ लेगा तो आपको बतानी पड़ेंगी। सारे लेखकों की सारी बड़ी बड़ी जो कविता कहानियां हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। आगे ले देख लेते हैं। ये सारे पद हैं, मैंने आपको बता दिए। इसमें भी ज़्यादा पद हैं जो हिंदी के हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं, काफ़ी ज़्यादा पद हैं, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के हैं, नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी के भी कई सारे पद हैं, संस्कृत के भी इसमें भारी पद हैं, और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान के भी काफ़ी पद हैं। आगे देख लेते हैं। ये अच्छा वो बालिका वर्ग के लिए है, बालिका वर्ग प्रवक्ताओं के लिए और बालक वर्ग प्रवक्ता के लिए सारी चीज़ें हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए टीजीटी में मैंने आपको बताया था, टीजीटी में क्या था, टीजीटी में क्या है, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए था। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए था। जैसे हिंदी में आपको एमए, जो आपने एमए कर रखी है ना, उसमें आपके पास हिंदी होनी चाहिए, संस्कृत के साथ आपकी बीए होनी चाहिए, है ना। या फिर इसमें क्या है, कुछ कॉलेजों के नाम भी दिए हैं। जैसे कुछ कॉलेजों के नाम है कि ये कॉलेज है, यहाँ से अगर आप पढ़ के प्रवक्ता हैं या फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और यहाँ पर बीएड मैंडेटरी है कि बीएड आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा किसी ने एमएड पीएचडी भी कर रखी है तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट है, यानी कि पहले वरीयता उसको दी जाएगी, है ना। ऐसे ही आपको गणित में एमए और एमएससी में क्या है, गणित होने चाहिए, तब आपको प्रथम वरीयता दी जाएगी। और बीए, जैसे अच्छा ऑनर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ कोर्स होते हैं जैसे बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। तो जो ऑनर्स वाले कोर्सेस वाले छात्र हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आपको एमएससी में गृह विज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र, है ना, कला, एमए में आपका गृह कला होनी चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पीजीटी का नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग वो दी हैं। ज़्यादातर सब में वही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपके पास बीएड के अलावा एमएड वगैरह भी है तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो ये यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन था। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता होना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षक के लिए क्या एलिजिबिलिटी है पूरे इस इंडस्ट्री, पूरी इस लाइन में, टीचिंग लाइन में। अपर प्राइमरी शिक्षक के लिए क्या है, क्या करके टीजीटी जो शिक्षक हैं वो बनते हैं, पीजीटी जो शिक्षक हैं वो क्या क्या चीज़ें करके बनते हैं, है ना। उनकी सबकी क्या ग्रेड पे वगैरह हैं, सैलरी वगैरह क्या होती हैं। जैसे आपने बीटीसी करी, डीएलएड करी, डीएलएड करके आप प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बन गए। उसके बाद अगर आप बीएड कर लेते हो या फिर बीएड अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट हो जाता है ना। टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। अगर कोई सब्जेक्ट आपके पास, मान लीजिए बीए में हिंदी है, हिंदी से आप टीजीटी करना चाहते हो, बीएड आपके पास है,
तो आप फॉर्म भर सकते हो आराम से, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाता है वहाँ पर, थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है। वो सारी चीज़ें, सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन था। लगभग 2600 के आसपास वैकेंसी इसमें भी हैं, तो लगभग 15 टोटल 1000 वैकेंसी हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।